हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर से पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 200 पेज नंबर पे है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एसएस क्लासेस संजय साहू आप टाइप करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखते हैं। तो देखिए, पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है, फाइंड क्या करना है, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है, ये देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम। यानी हमें चार्ज दिया है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, दिया हुआ है 1 कूलम। अगर सिंगल लेटर लिखते हैं तो कैपिटल में, अगर फुल लिखते हैं तो हम स्मॉल में लिखते हैं, सी। ओके, टू फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सवाल देख लेते हैं, सॉल्यूशन। देखिए, वी नो दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। तो इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्यू हमें पता है, एन हमें निकालना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमें डाटा पता है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं और हम प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं। चलिए, तो यहाँ से एन फाइंड करना है, एन इक्वल टू होता है क्यू बाई ई। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, और ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये 1 कूलम, ये कूलम कैंसिल। तो अगर हम डेसिमल यहाँ से हटाना चाहें तो नीचे ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/16 × 10⁻, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस क्या होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, +19। अब यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 2 8 जा, तो ये हमारा आ गया 5/8 × 10⁻19। अगर हम 8 से 5 में डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा, 8 6 जा 48, यहाँ 2 आया, फिर से 0 बढ़ा, 8 2 जा 16, यहाँ 4 हुआ, 0 यहाँ पे 5 है, 8 5 40, मीन्स आ गया 0.625 × 10⁻19। चूँकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर की यूनिट नहीं होती, काउंटिंग है ये। अब देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए डेसिमल को एक नंबर के बाद लगाएंगे तो 6.25 × 10⁻, एक 10 यहाँ रिलीज हुआ है, 10 रिलीज हुआ तो ये हो गया 18। ये हमारा राइट आंसर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उससे पहले हम मटेरियल की नेचर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल देखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल में मेनली 3 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल्स जनरली कंडक्टर होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए। नॉन मेटल जनरली
इंसुलेटर होते हैं जो रजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और मेटलाइट जनरली सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कुछ रजिस्ट करते हैं, कुछ अलाउ करते हैं। तो मटेरियल यानी कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के टाइप 3 हैं जनरली जो हमें पढ़ना है। बाकी चीज़ें पीरियड हम पीरियड टेबल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला है मेटल्स, दूसरा इनके इंटरमीडिएट जो हैं मेटलॉइड, और ये नॉन मेटल्स। तो देखिए मेटल जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं। और मेटलॉइड जो होते हैं वह सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर क्या होते हैं, substance that allow the passing of electric current or flowing of electric charges or electrons is called conductor। कंडक्टर क्या होता है, जो खुद से क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में अलाउ करे या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में अलाउ करे, यानी जाने दे, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जैसे मान लो हमारे घर में जो वायरिंग हुई है या कोई भी मेटालिक रॉड हो, तो वो अगर इलेक्ट्रिक से टच होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं। तो सिंपली हमारे घरों में जो वायरिंग की होती है वो मेटल की बनी होती है। और बाकी जितने भी उनके से बचने के लिए, जैसे स्विच हो गए, स्विच के कवर हो गए, वायर के कवर हो गए, ये सभी इंसुलेटर के होते हैं, तो वह नॉन मेटल के बने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए थोड़ा सा अलाउ करते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गए, जैसे हमारे कोई एप्लीकेंस जल ना जाए इसके लिए रजिस्टर लगाए जाते हैं कुछ, तो वहाँ सेमी कंडक्टर होते हैं, कुछ अलाउ करते हैं, कुछ अमाउंट पे रजिस्ट करते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो आइए नोट डाउन कर लेते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, द सबस्टेंस that allow the passing of electricity or flowing of electric charges or electron called conductor। Examples: all metals such like silver, copper, silver Ag, copper, aluminium Al। सिल्वर जो होता है उसे हम बेस्ट कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकंड देख लेते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर देख लीजिए, जस्ट अपोजिट नेचर रखता है, यानी ये अलाउ करता है तो ये क्या करता है, अपोज करता है, यानी फ्लो ही नहीं करने देता है। द सबस्टेंस विच डू नॉट अलाउ द flowing of electric charges or electrons। एग्जाम्पल्स में नॉन मेटल्स, मैक्सिमम नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, जिनमें से कुछ एक्सेप्शन है तो उस पर अब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए नॉन मेटल्स। दूसरे वुड, प्लास्टिक,
ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, इसलिए इनसे कवरिंग की जाती है। अब अगला है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर रखता है, ये कुछ अलाउ करता है, कुछ रजिस्ट करता है। The substances which partially allow and partially resist or oppose the flow of इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देख लीजिए। एग्जाम्पल्स इनके मेटलाइट में जैसे सिलिकॉन हो गए, एंटीमनी हो गए, और कुछ एलॉय होते हैं, यानी दो मेटल को आपस में मिलाते हैं तो कुछ में ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वह सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले जान लेते हैं कि करंट क्या होता है। करंट मीन्स होता है धारा। करंट यानी कि फ्लो करना, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, पर यूनिट टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि करंट क्या होता है, अगर हम सिर्फ करंट को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो पर सेकेंड में जितना कोई फिजिकल क्वांटिटी फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो अब जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि मान लो ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है और यहाँ से हमने टैप लगा दिया। अब टैप को ओपन करते हैं तो इसमें से वाटर क्या होता है? फ्लो होता है। तो हम ये कहेंगे कि कितना तेज बह रहा है, पर यूनिट टाइम में जितना वाटर फ्लो हुआ वही उसका क्या होगा? वाटर करंट हो गया। तो उसी को बोल देंगे क्या? वाटर करंट। और अगर हमने इसे यहाँ से प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से ये वाटर क्या होगा? और थोड़ा दूर जाएगा और ज़्यादा पानी एक साथ फ्लो करेगा हाई प्रेशर से, तो उसे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया? वाटर करंट इसका इंक्रीज हो गया है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं फ्लोइंग रेट ऑफ वाटर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वाटर करंट। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने फ़ैन लगाया हुआ है, फ़ैन को स्विच में लगाया और स्विच से जो ही ऑन किया तो ये हमारा फ़ैन तेजी से घूमने लगा। अब यहाँ पे मस्त होके हम खड़े होके क्या करते हैं? हवा लेते हैं। हाँ ठीक। अब जितना अगर यहाँ से रेगुलेटर से हम क्या करें? स्पीड इसकी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा भाई? हवाएं मारेंगी, बाल उड़ते जाएंगे। यानी ये बताएगा कि यहाँ से इसमें एयर पर यूनिट टाइम में कितना एयर ये फ्लो करा रहा है। ठीक, तो इसको क्या कह सकते हैं? फ्लोइंग रेट ऑफ एयर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एयर करंट, यानी वायु धारा, एयर करंट।
तो उसी तरह से अगर हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं, सपोज द कंडक्टर ये, इस कंडक्टर से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम में फ्लो करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स ये हमारा कंडक्टर, मान लो सिलेंड्रिकल कोई कंडक्टर लिया, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, यानी यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो होते हुए जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये मान लिया हमने कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस छोटा वाला माइनस। तो अब इस कंडक्टर के इस कहीं से भी, मतलब हमने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, यानी यहाँ से कट करो तो उस सेक्शन को क्रॉस सेक्शन, यानी उस पार्ट से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ऐसे हमने एक क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वही उसका करंट कहलाएगा। तो फ्लोइंग रेट ऑफ amount of charges in per unit time through the cross section of conductor। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, यानी ये मान लो कोई कंडक्टर है और ये यहाँ का क्रॉस सेक्शन हो गया, तो यहाँ से जितने अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे हमारा इंक फ्लो हो रहा है, तो जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा उसे बोलेंगे कि उतना करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और टाइम जो लगा रहा है टी टाइम लगा रहा है। लेट क्यू चार्ज फ्लो इन टी टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन नहीं समझ रहे हो, देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि मान लो बहुत सारे लोग, मतलब तुम लोग पूरे क्लास भरा हुआ है, क्लास पे टीचर खड़ा हो गया, क्लास के डोर पे टीचर खड़ा हो गया, डोर के किनारे, और वहाँ से ये डोर है, डोर पे यहाँ पे टीचर खड़ा हो गया, और यहाँ से तुम लोग क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हो, तो वो ये हो गया तुम्हारे क्लास का क्रॉस सेक्शन, यानी जहाँ से तुम लोग क्रॉस करोगे, तो यहाँ से जितने लोग बाहर निकलेंगे उनको वो काउंट करेगा और बोलेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने टाइम में बाहर निकले हैं, यानी उसको उस सेक्शन को क्रॉस किए हैं, तो उसी को क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर हमारा ये यहाँ से हम यहाँ नोटिस कर लें, तो यहाँ से जितने चार्ज बाहर निकलेंगे पर यूनिट टाइम में, वहाँ उसे कहेंगे कि उतना करंट वहाँ फ्लो होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू फ्लो ऑन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई आपके यहाँ पे बुक में है, अगले क्लासों में जाओगे तो आपको स्मॉल आई भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग रेट ऑफ चार्जेस, यानी पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। वी नो दैट फ्रॉम quantization of
चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम चार्ज। सो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लेके इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन टी। देखो यहाँ से क्या डिफिनेशन आ गई? अमाउंट ऑफ चार्ज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग आर फ्लोइंग थ्रू the cross section of conductor in per unit time is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आई। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? जो यूनिट ऑफ चार्ज होगा अपॉन जो यूनिट ऑफ टाइम होगा, यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का क्या होता है? कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। टाइम का क्या होता है? सेकेंड, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड। इसको अगर ऊपर ले जाओ पावर 1 होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कूलम सेकेंड इनवर्स, इस तरह भी हम इसको लिखते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। यह एक साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर के ऑनर में रखा गया है। इतना नोट कर लीजिए, रखा गया है। अब डिफाइन कर लेते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो होगा तो 1 एम्पियर होगा। यानी 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो होगा। यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो in 1 second through the cross section of conductor is called 1 एम्पियर। तो ये हो गया 1 एम्पियर का डिफिनेशन। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे। तो अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ये माना गया कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो माना गया कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वह पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, तो उस पर डिफिनेशन दिया गया। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तब वो डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और पहले डिफिनेशन को कन्वेंशनल डिफिनेशन माना गया। तो जैसे मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने लिया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया। बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन और चार्जेस।
और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी तो पॉजिटिव चार्ज। तो बोला गया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो डिफिनेशन थी उसको बोला गया कन्वेंशनल करंट। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is the same as flowing of positive चार्ज। ये बोला गया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने के डायरेक्शन में होगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिया गया वह ये कि पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो होगा और इधर जाएगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जैसा कि आपने 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, तो कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, वो एटम के, मान लो हमारा एटम एक स्फेरिकल पार्ट है, तो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो बोला गया कि इस डिफिनेशन में यह जो टर्म है कि फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज यह मिसिंग है। तो न्यू डिफिनेशन दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला गया द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो डायरेक्शन होगा इनका वह है निगेटिव चार्ज के फ्लोइंग डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस होता है, यहाँ से निगेटिव से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो इनके अपोजिट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इनके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट होगा। मतलब डायरेक्शन सेम था लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसलिए मॉडर्न में क्या रखा गया? मॉडर्न डेफिनेशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current is opposite to the flowing of नेगेटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। ओके, क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापते कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, आपने लैब में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिस पे ए लिखा रहता है और इसमें 2 वायर्स लगे होते हैं। इनका यूज होता है कि हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं और मेजर करते हैं कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को। तो यह एक डिवाइस होता है। आपने अपने घरों में आपने देखा होगा, ये नहीं तो
गूगल कीजिएगा। तो ये आपको एक बहुत पुराना, पहले घरों में स्टेबलाइजर नाम से रहता था, स्टेबलाइजर, जिसका मेन काम होता था कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को बचाना। इस समय क्या है, स्टेबलाइजर जो है हमारा डिजिटल स्टेबलाइजर आ गया है, तो उसमें ये देखने को रीडिंग वाला, जो एनालॉग वाला सुई वाला देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मेन होता था, यहाँ से हम वोल्टेज को क्या करते थे, घटाते बढ़ाते थे। और यहाँ पे यह क्या करता था, किसी में ए लिखा रहता था तो एमीटर, कुछ चार्जर्स आते हैं उस पर वी लिखे रहते थे, बैटरी चार्जर्स, तो उनको क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बिठा लिए, एमीटर था। तो देखो, इस इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं, डिवाइस को लगाते हैं, और उसके साथ साथ जो एप्लीकेंस हमारा, यानी कंडक्टर जिसको हमें रन कराना है, उसको लगा देते हैं। ये कंडक्टर एंड रजिस्टर का सिंबल होता है, आगे मिलेगा, और इसको बोलते हैं एमीटर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट is measured in एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। इट इज measured by a device called ammeter। अमीटर की देखो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको हम सीरीज में लगाते हैं। पहला रीज़न हो गया। दूसरा, यह क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ चार्ज को मेजर करता है, इसलिए इसको हम सीरीज में लगाते हैं। ताकि अमीटर की सबसे बड़ी टेंडेंसी ये होती है कि यह बहुत कम अमाउंट में रजिस्ट करता है, जिसके कारण से इसे हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। मतलब हमने एक एप्लीकेंस लगाया, उनके बीच में इसको लगाया, फिर यहाँ से हम दूसरा लगा देते हैं, ठीक। तो देखो कैसे लगाते हैं कि यहाँ से ये वायर आया, अब ये सीधे से वायर यहाँ से जुड़ा होता है, ये तो मेजर करने के लिए, और सीधे यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, और यहाँ से यह बीच में हमने मीटर लगा दिया, और उसके जस्ट बाद क्या किया, कंडक्टर लगा दिया। तो ये सीरीज में होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस, यानी ये बहुत कम रेजिस्टेंस करता है, यानी कि करंट को बहुत कम रोकता है। स्टैंडर्ड एमीटर है जीरो, जो स्टैंडर्ड माना जाता है उसका जीरो रेजिस्टेंस होता है, ओके। क्यों इसको सीरीज में लगाते हैं, तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि एमीटर हमेशा मेजर करता है फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन पे कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा, यानी इसके रास्ते में ही तो अभी बताएगा कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। जैसे हम मशीन लगाते हैं गेट पे कि कितने % इंटर हुए, कितने आउट हुए, तो वह गेट पे बताएगा कि कुछ क्रॉस सेक्शन से कितने लोग क्या हुए, क्रॉस हुए। तो अगला टॉपिक अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ने से पहले उसके हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं कंपोनेंट्स के, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। सेल, बैटरी, वेरिएबल वोल्टेज बैटरी, प्लग की ऑन ऑफ के लिए, स्विच ऑन ऑफ के लिए, कनेक्टिंग वायर, वायर ज्वाइंट, क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइंट, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, वोल्टामीटर, गैल्वानोमीटर। इतने कंपोनेंट्स हमारे लगभग यूज किए जाते हैं सर्किट में। तो देखिए क्या सिंबल होते हैं,
तो जैसे सेल के लिए हम बड़ी वाली लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से सिंबल होता है सेल का। जो बड़ी लाइन होती है उसको प्लस और छोटी लाइन माइनस। बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 or more सेल, 2 or more सेल के लिए। तो अगर हमने यहाँ पे 2 सेल बैटरी लिया तो यहाँ पे प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, फिर जोड़ेंगे प्लस टर्मिनल फिर माइनस टर्मिनल, इस तरह से हमारा 2 सेल बैटरी हो गई। वेरिएबल बैटरी, वोल्टेज वेरिएबल, यानी कि ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज क्या करें हम चेंज कर सकें, तो उसके लिए यूज होता है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इस पे एक एरो लगा देते हैं तो ये वेरिएबल शो करता है। अब प्लग की क्या होता है, प्लग यानी इस तरह से ऑन के लिए, यानी हमने क्या किया है कि जो वायर हमारे यहाँ से डिस्कनेक्ट हुए हैं उसमें हमने प्लग को डाला और वो हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। जिस तरह से हम बाइक या कार की चाबी को डालते हैं तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर देता है, फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है। और ये अगला हो गया प्लग की ऑफ के लिए, हमने जैसे चाबी को निकाल लिया तो ये हो गया। स्विच में हम बटन को ऑन ऑफ करते हैं, तो जब बटन ऑफ करते हैं तो वो क्या करता है, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं दोनों ये ऊपर हो जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस ऑन के लिए ये दोनों टच होते हैं और स्विच ऑफ के लिए स्विच ये टच नहीं होते हैं। कनेक्टिंग वायर के लिए भाई हमने किसी 2 एप्लीकेंस को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हम उसमें वायर ज्वाइन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को ही लगाने के लिए, तो उसके लिए एक सिंपल से हम लाइन खींच देते हैं। वायर विथ ज्वाइंट के लिए भाई हमने एक वायर लिया तो इसमें से एक दूसरा वायर ज्वाइंट कर दिया, तो ये कई तरह से हो सकता है। अच्छा, टी शेप का हो सकता है, या फिर हमने यहाँ से दूसरा भी वायर ज्वाइंट कर दिया है। क्रॉस यानी हमारा एक वायर गया हुआ है, दूसरा वायर हम इसी के पास से ले जा रहे हैं लेकिन क्रॉस करके ले आ रहे हैं, टच नहीं होना चाहिए, ज्वाइन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यानी हमने एक वायर लिया तो यहाँ से ऐसे ले गए, यहाँ से उठा के फिर इधर पुल शेप का। रेजिस्टेंस यानी जो हमारे डिवाइसेज होते हैं वो कुछ ना कुछ रजिस्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को ये। वेरिएबल के लिए भाई सिंबल वही है कि हम उस पर रेजिस्टेंस तो बना देंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा देंगे। रेजिस्टेंस हम अभी आगे के टॉपिक्स हैं। रियोस्टेट क्या होता है, एक डिवाइस होता है एमीटर की तरह, यह रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो इसके लिए अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब। एमीटर के लिए सर्कल में हम ए लगा देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव से सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टामीटर के लिए सिंपली वी लगा देते हैं और यहाँ पॉजिटिव से और नेगेटिव से। गैल्वेनोमीटर आपको अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा, मैग्नेट में पढ़ने को, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेक करने के लिए, पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो इसको जी से, अब इसमें सिंबल नहीं होता, ठीक। तो इतने सारे सिंबल्स हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है उस वायरिंग से हमारे सारे एप्लीकेंस डिवाइसेस ज्वाइन होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सभी उसी वायरिंग से के थ्रू जुड़े होते हैं और उसी वायरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक हमारे घरों में पास करती है और हमारे एप्लीकेंस चलते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि हम जो पैथ ऑफ करंट है, पैथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वही क्या होती है, सर्किट होती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया तो वहाँ से क्या हो, कनेक्शन कट हो गया। कनेक्शन कट होने से हमारा सर्किट वहाँ ओपन हो गया, मतलब सर्किट खुल गई, टूट गई, ब्रेक हो गई, तो हमारा एप्लीकेंस नहीं चलेगा। और अगर हमने ऑन कर दिया तो हमारी सर्किट कंटिन्यू हो गई, तो हमारा एप्लीकेंस चलने लगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि क्लोज कंटिन्यूअस पैथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट। ओके,
ए क्लोज्ड continuous path of electric current is called electric circuit. अब इलेक्ट्रिक सर्किट टू टाइप के होते हैं। अभी हमको पता है कि एक ओपन होती है, एक क्लोज होती है। पहला ओपन, जब हमारा स्विच ऑफ हो, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन में स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ हुआ, हमारा सर्किट ओपन हो गया, जैसे टूट गया तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट अलाउ इन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और क्लोज में स्विच हमारा ऑन होगा तो वह अलाउ करेगा। तो इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं ओपन का। ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे प्लग है और एमीटर जो सीरीज में लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कितना वोल्टेज पे है, यहाँ वोल्टामीटर, वोल्टामीटर आप पढ़ेंगे। दूसरा प्लस माइनस, यहाँ पे एमीटर, अगेन बल्ब और यहाँ ये प्लग, और इसको लगा दिया एक वोल्टामीटर से, यहाँ पे भी प्लस माइनस। तो देखिए क्लोज के लिए क्या होगा, सर्किट हमारी यहाँ से लो भाग हो जाए, तो ये प्लग है जो प्लग की है, यहाँ पे ये ऑन है और ये प्लग की है, ये ऑफ है। ठीक, अब यहाँ से जॉइंट ऑफ है तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी हमें सर्किट क्या है, सर्किट हमारी ओपन सर्किट है। तो क्या कह सकते हैं ओपन सर्किट के लिए, ए सर्किट दैट डू नॉट allow the flowing of electric current। अब इसको देख लेते हैं क्या क्या, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में प्लग की ऑन हो, हमारा सर्किट क्या हो, क्लोज हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, और हमारा यहाँ पे जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा। ग्लो क्यों करेगा, क्योंकि करंट यहाँ सप्लाई हो रही है। तो कह सकते हैं ए सर्किट दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच कॉल्ड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारे दो सर्किट हो गए। अब ये जो होता है ये डायग्राम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पैथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सभी पैथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के सिमेट्रिक डायग्राम्स को नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक के चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मीन्स होता है रीजन और स्पेस, और इलेक्ट्रिक का यहाँ सेंस है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ऐसा रीजन या स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस हो या फिर एक्सर्ट हो, यानी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या तो लगाए या तो महसूस करे, तो उसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि मान लो तुम क्रिकेट फील्ड में गए, तो वहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, प्लेयर हो, ये तीनों क्या करते हैं, एज ए बॉल को चार्ज पार्टिकल मान लो कि हमारा जो बॉल है वह क्या है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। तो इसको जो प्लेयर होते हैं
वो क्या करते हैं, या तो इस पर फोर्स लगाते हैं, भाई बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है तो उस पर फोर्स लगाता है, बैट्समैन के पास गया तो वो फोर्स लगाया, प्लेयर के पास गया तो उसे उस बॉल का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी कि महसूस हो रहा है। तो यानी यह एक चार्ज पार्टिकल है जिसके चारों ओर कोई भी पार्टिकल आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है। तो सिमिलरली बॉल की तरह हमारा कोई टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज है, अगर उसको हम किसी चार्ज पार्टिकल के पास ले गए, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक ऐसा रीजन जहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज मीन्स होता है कि ए पॉजिटिव वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। हाँ, टेस्ट चार्ज की बात आएगी तो उसको देख लो, टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन आर स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट वेयर a test charge experience or exerts an electric force. Electric force means a repulsion or attraction. सपोज दैट ये कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसके चारों ओर वह रीजन या स्पेस जहाँ पे हमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, या तो हम पे लगाया जा रहा हो। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पोल्स हैं, जो बड़े बड़े हमारे पोल्स जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तो उस बड़े बड़े पोल्स में नीचे लिखा होता है डेंजर कुछ रीजन पे, क्योंकि जब पोल का बहुत बड़े वाले पोल जो होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ रीजन पे डेंजर लिखा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इतने हाई टेंशन के होते हैं, हाई वोल्टेज के होते हैं कि इनमें इनका जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रीजन होता है, एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यह अपनी तरफ सबको खींच लेते हैं, जो भी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में पहुँचा, रीजन में पहुँचा, वह उसे खींच लेता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हाई वोल्टेज के कारण। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जहाँ पे वह अपना इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है, एक्सपीरियंस होता है वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से ले जाने में, मूव कराने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point in इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
वर्क डन कहाँ हो रहा है? वर्क डन इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके अगेंस्ट लाने के लिए। इन्फिनिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स के आउट में कोई रीजन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी रीजन है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम ले आते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हमारा वर्क डन हो रहा है ऑन ए यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज पे हमारा वर्क डन हो रहा है। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, let a unit charge q moved from infinity to a point in electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले आने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन यानी W बाय ऑन यूनिट चार्ज मीन्स Q। तो कह सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q। ओके, तो किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को सिंगल चार्ज को इन्फिनिटी से ले आने में जो उस पर वर्क किया जा रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जूल में वर्क को जो एनर्जी का यूनिट होता है वही वर्क का यूनिट होता है, जूल अपॉन कूलम। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, अब इसका एसआई यूनिट जिसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, यह ऑनर में किया गया अलेसैंड्रो वोल्टा। इधर नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट देखो हमें पता है V इक्वल टू W बाई Q, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल तब होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल तब होगा जब 1 जूल वर्क किया जाएगा ऑन 1 कूलम चार्ज, यानी व्हेन 1 जूल वर्क डन ऑन 1 कूलम of charge called 1 वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली टॉपिक का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।